चलो जो क्लास 11th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ये कह लो सबसे ज्यादा वेटेज का भी है। इसमें जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन तुम्हारा हाफ ईयरली हो या तुम्हारा एनुअल हो या तुम्हारा पीरियोडिक टेस्ट हो, इनमें सब में तुम्हारा ये डेरिवेशन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर से सारी चीजें सीख लो भाई, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं ये चीज नहीं सकता हूँ, कह सकता हूँ कि कोई टॉपिक छोड़ दो, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, और पूरी फिजिक्स तुम इसी से सीख सकते हो। NLM, मोशन इन अ प्लेन नहीं सीखा कोई बात नहीं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन नहीं सीखा कोई बात नहीं, लेकिन NLM नहीं सीखा तो आगे फिजिक्स नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो NLM तो ढंग से तुम्हें सीखना ही है। NLM में जो बेसिक बातें हैं सबसे पहले उसको कर लेते हैं। लाइक फोर्स, सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट होता है आपका फोर्स से कि सर फोर्स होता क्या है। तो फोर्स आप सिंपली कैसे डिफाइन करते हो सर? एनीथिंग पुश और पुल। सर पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। ठीक है, किसी भी चीज को पुश करना या पुल करना फोर्स कहलाता है। सर फोर्स में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये हैं कि बच्चों फोर्स, अगर फोर्स उसके अलोंग लग रहा है, फोर्स एक्टिंग अलोंग द बॉडी, तो वो उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है और फोर्स आप लगा देते हो तो वो मोशन में आ जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी फोर्स लग रहा है, ऑलरेडी किसी वेलोसिटी के साथ भाग रहा है और आपने इसको पीछे की तरफ किसी फोर्स के साथ खींच लिया तो आप उसे रेस्ट पे ला सकते हो, यहाँ पे आप इसको मोशन में ला सकते हो। या फिर कह लो सर कोई ऑब्जेक्ट है v वेलोसिटी से आगे जा रहा है और आपने इसी के अलोंग फोर्स लगा दिया तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। ये कब होगा? जब फोर्स बॉडी के अलोंग लगे। ठीक, वहीं दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली तो क्या होगा बच्चों? तो डायरेक्शन चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। कहोगे देन वेलोसिटी कांस्टेंट, नॉट वेलोसिटी स्पीड। स्पीड क्या होगा आपका? कांस्टेंट होगा, बट डायरेक्शन चेंज होगा, बट डायरेक्शन चेंज। लाइक ये एक ऑब्जेक्ट है, ये v वेलोसिटी के साथ आगे जा रहा था, हमने इसे f फोर्स से परपेंडिकुलरली लगाया, तो परपेंडिकुलर फोर्स लगने की वजह से ये जो सीधा जा रहा था अब ये कैसे जाएगा? अब ये कुछ इस तरीके से ट्रेवल करेगा। समझ गए? लेकिन वेलोसिटी कितनी होगी? अभी भी वेलोसिटी आपकी v ही होगी। तो स्पीड जो है वो कभी चेंज नहीं होगा, बस उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर फोर्स कैसा लगे? परपेंडिकुलर लगे। ठीक है, और अगर उसके अलोंग लगेगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा? उसका स्पीड का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन आपका वही रहेगा। रेस्ट है तो मोशन में, मोशन है तो रेस्ट में। ठीक है, तो ये तो आपके फोर्स की बात होगी। फोर्स के बाद आप सबसे पहले बात करो न्यूटन के फर्स्ट लॉ, या चलो टाइप ऑफ फोर्स की बात कर लेते हैं। कुछ टाइप ऑफ फोर्स है आपके इंपॉर्टेंट। टाइप ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स देखो, जो पूरी दुनिया में 4 तरह के फोर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, पहला कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा कौन सा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा कौन सा? वीक न्यूक्लियर फोर्स। बस यही 4 तरह के फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, उसके अलावा और कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का आपको याद है फॉर्मूला F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। तो मैं कहता हूं इसको 20/3 से याद कर लो, 20/3 इंटू 10 टू द पावर -11, थोड़ा आसान पड़ेगा। ठीक है, हालांकि एक्चुअल वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वहीं दूसरे फोर्स की आप बात करो, दूसरा फोर्स आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बच्चों, ये फोर्स कह सकते हो ऑल कॉन्टैक्ट फोर्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ऑल कॉन्टैक्ट फोर्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जितने भी तरह के फोर्स हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, वो सब कैसे हैं बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं। लाइक कौन कौन से? सबसे पहला इसमें आपका आता है टेंशन फोर्स। सबसे पहला इसमें आपका आता है टेंशन फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में सब पार्ट की बात कर रहा हूं, टेंशन फोर्स। ठीक है, टेंशन फोर्स क्या होता है सर? टेंशन फोर्स जो कि हमेशा कैसा लगेगा? अगर स्ट्रिंग है,
मान लो ये m मास है, तो m मास को ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगी mg फोर्स से, तो ये स्ट्रिंग अपनी तरफ खींच रहा होगा, ये जो अपनी तरफ खींच रहा है, ये जो अपनी तरफ पुल कर रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग हमेशा क्या काम करेगा? टेंशन इन स्ट्रिंग हमेशा पुल का काम करेगा। तो जहां भी आपको बच्चों रस्सी दिखे, समझ जाना ये क्या करेगी? सर अपनी तरफ खींचेगी। रस्सी का काम क्या है? स्ट्रिंग का काम क्या है? सर अपनी तरफ खींचना। ठीक है। दूसरा इसमें आपका फोर्स जो आता है वो आता है कौन सा फोर्स है बच्चों? फ्रिक्शन। बिल्कुल सही, फ्रिक्शनल फोर्स भी है। उससे पहले मैंने कुछ बताया था, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल फोर्स कहो या रिएक्शन फोर्स कहो? सर ये कब होता है? लाइक ये ग्राउंड रखा हुआ है, यहाँ पे कोई m मास रखा हुआ है, तो सर ग्राउंड के मॉलिक्यूल्स इस m मास के मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे। ग्राउंड के मॉलिक्यूल्स इस m मास के मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। दैट फोर्स इज नोन एज नॉर्मल फोर्स। ये हमेशा सरफेस से कैसा होता है? परपेंडिकुलर। ये हमेशा ध्यान रखना, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उससे हमेशा कैसा होगा? परपेंडिकुलर। टेंशन में क्या याद रखोगे? सर हमेशा ये अपनी तरफ खींचेगा। टेंशन स्ट्रिंग क्या होगा? सर अपनी तरफ खींचेगा, पुल करेगा। ठीक है। तीसरा फोर्स आपका कौन सा है? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों? सर अगर ये आपका एक रफ सरफेस है, कैसा सरफेस है? रफ, और कोई ऑब्जेक्ट यहां पे इस तरीके से आगे भाग रहा है, तो जो फ्रिक्शन है पीछे की तरफ एक्ट करेगी। ठीक है। मोशन के अपोजिट हमेशा क्या करेगी? एक्ट करेगी। दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज टेंशन फोर्स, दिस इज नॉर्मल फोर्स। और भी तरह के हैं, लेकिन मैं इन तीनों में बात कर रहा हूं क्योंकि हमारे सिलेबस में इन पे ज्यादा जोर डाला है। ठीक है। ये सब किस में आते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में। उसके बाद जो मैंने 2-3 फोर्स का नाम लिया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसके बारे में बात क्लास 12th में करेंगे। ठीक है। अभी नहीं करेंगे, किसमें करेंगे? क्लास 12th में करेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट आपका आता है न्यूटन का पहला लॉ। क्या है बच्चों न्यूटन का फर्स्ट लॉ? बेटा आप नोट्स की चिंता मत करो, नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है। समझते चलो। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है सिंपली कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, अनटिल अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है। तो सर यहां पे आप सिंपल बात ये कहना चाहते हो, सिंपल सा बात मैं ये कहना चाहता हूं क्या भाई, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक किसी तरह का कोई भी स्टेट में चेंज नहीं आएगा। ठीक है। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स is acting, then there is no change in state of body। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रेस्ट रहेगा। ठीक है। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। बच्चों इनर्शिया क्या होता है इसको थोड़ा डिफाइन करो। बच्चों इनर्शिया है सर प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जो किसी भी चेंज को रेसिस्ट करती है, चाहती कि ये चेंज मेरे अंदर ना हो, उसको रोकने का काम करेगी। ये क्या करेगी सर? रेसिस्ट दी चेंज, रेसिस्ट दी चेंज। सर चेंज मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आप बाइक पे बैठे हो और बाइक स्टार्ट हुई तो बाइक आगे जाना चाह रही है, आप बैठे हो, तो आपकी बॉडी क्या चाहेगी? सर मैं जिस पोजीशन पे हूं उसी पोजीशन पे रहूं। इसलिए आपकी बॉडी पीछे कहां आएगी? पीछे की तरफ धक्का खाएगी, क्योंकि आपको आगे ले जाया जा रहा है और आपकी पोजीशन क्या थी? पीछे थी, तो आपको पीछे की तरफ धक्का खाने को मिलेगा। बस आपका चल रहा है बहुत स्पीड में, अचानक ब्रेक लगा दिया, आपकी बॉडी आगे धक्का खाएगी। क्यों? क्योंकि सर बॉडी को तो आगे जाने की आदत थी, अचानक ब्रेक मार करके उसे रोका गया तो वो क्या किया? रेसिस्ट किया। सेम पहाड़ों पे है ना, जब हम ऐसे मोड़ते हैं हमारी बॉडी कहते हैं हम उधर नहीं मुड़ेंगे, हम इधर की तरफ ही रहेंगे। क्या कर रहे हैं? रेसिस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली इनर्शिया क्या है बच्चों? रेसिस्ट दी चेंज। ये जो इनर्शिया है इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। आपका मास जितना ज्यादा उतना ज्यादा इनर्शिया, मास जितना ज्यादा उतना ज्यादा क्या? इनर्शिया। कैसे? एक साइकिल वाला बंदा है, ठीक है, तुम उसको रोकना चाह रहे हो, आराम से रोक दोगे। वही सेम स्पीड के साथ एक ट्रक वाला बंदा आ रहा है, उसको रोकना चाहोगे, कौन रुकेगा? हम रुकेंगे सर, जीवन से। तो इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? मास के। नेक्स्ट आपका न्यूटन का सेकंड लॉ,
न्यूटन सेकेंड लॉ। बच्चों न्यूटन का सेकेंड लॉ सिंपल सी इतनी बात कहा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम के जो रेट में चेंज होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन इट। ये तुमने क्लास 9 में भी डेफिनेशन याद रखी है। यहां मेन क्या है सर, F इज इक्वल्स टू डीपी अपॉन dt। ठीक है, जहां से आपके पास दो फॉर्मूले निकल के आते हैं, है ना। F इक्वल्स टू तुम चाहो तो ma भी याद रख सकते हो और चाहो तो और क्या याद रख सकते हो, m dv बाई dt। दोनों फॉर्मूले काफी काम के। अब ऐसे मैंने एक फॉर्मूला अभी बताया नहीं तुम्हें कि सर अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास क्या हो जाए आपका वेरिएबल। सर ये कौन सा केस, रॉकेट वाला। कौन सा केस बच्चों, रॉकेट वाला। रॉकेट ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे उसका मास कम हो रहा है, वेलोसिटी लेकिन कांस्टेंट है। समझ गए, इसके वेलोसिटी के साथ इसके वेलोसिटी ग्रेविटेशन में पढ़ोगे क्या होता है। ठीक है, तो अगर सर ये तीसरा केस, अगर आपका मास ही वो वेरिएबल हो जाए और वेलोसिटी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। ये एक जगह और अप्लाई होता है, कहां पे, जब तुम पानी की टंकी भर रहे होते हो, है ना सर, उस पाइप से पानी लगातार 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 जा रहा है, तो मास उसका बढ़ते जा रहा है, तो मास क्या हो गया, यहाँ पे वेरिएबल हो गया। समझ के बात, तो उस केस में आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हो। तो F इज इक्वल्स टू एक और फॉर्मूला आपका हो गया, दैट इज V dm बाई dt। दिस इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ठीक है, इसके बाद आपके पास न्यूटन का थर्ड लॉ भी डिस्कस कर लेता हूं, लेकिन पहले इंपल्स डिस्कस करूंगा। इंपल्स एक टर्म है बच्चों। इंपल्स बेसिकली क्या है सर, इंपैक्ट ऑफ फोर्स। इंपल्स क्या है, इंपैक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स जितनी देर तक लगेगा उतना ज्यादा इंपैक्ट, फोर्स जितना कम टाइम के लिए लगेगा उतना कम इंपैक्ट। ठीक है, अच्छा ठीक है। या फिर ऐसे कह लो सर, फोर्स को या फोर्स ऐसे कह लो, मोमेंटम को चेंज होने में जितना ज्यादा समय लगाओगे, मोमेंटम को चेंज होने में जितना ज्यादा समय लगाओगे फोर्स उतना कम लगेगा। यही तो है न्यूटन का सेकंड लॉ। इसी के बेसिस पे तो आप लोगों ने समझा था कि सर क्रिकेटर है, छक्का मारा, कैच पकड़ना है, तो कैच हम लोग कैसे पकड़ते हैं, ऐसे नहीं सर, ऐसे पीछे। पीछे क्यों खींचते हैं, ताकि सर टाइम जो है ज्यादा लगे, और टाइम ज्यादा लगेगा तो फोर्स हमें कम लगेगा, यानी हाथों में चोट कम लगेगा। मैंने तुम्हें वो किस्सा भी सुनाया था, छत पर से कूद जाओ, नीचे अगर रेत रखा है छत पे से कूद जाओ, चोट नहीं लगेगा, ना हाथ पे टूटेगा। क्यों, क्योंकि सर नीचे रेत रखा हुआ है, रेत पे जैसे ही कूदोगे तो आराम से फोर्स के मोमेंटम को चेंज होने में समय लगेगा, क्योंकि रेत ऐसे दबेगी, समय लगेगा तो फोर्स कम लगेगा। वहीं रेत हटा दो, सीधा कूदो जमीन पे, तुरंत मोमेंटम चेंज होगा और इतना बढ़िया फोर्स लगेगा कि हड्डी टूट जाएगी तुम्हारी। ठीक है, तो यही है तुम्हारा मोमेंटम, सॉरी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इंपल्स भी उसी का पार्ट है, इंपैक्ट ऑफ फोर्स। इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं सर, इंपल्स इज इक्वल्स टू F डेल्टा T, फोर्स इनटू टाइम, चेंज इन टाइम। ठीक है, कितने टाइम के लिए वो एक्ट कर रहा है। यहीं पे आपका एक कॉन्सेप्ट आता है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, तो बच्चों यहां से आपको पता चलता है कि इंपल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा। इंपल्स क्या होगा सर, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल। कैसे कैसे आया सर, अरे I इक्वल्स टू F डेल्टा T है। हाँ सर, F इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, dP अपॉन dt बोलो या डेल्टा P अपॉन डेल्टा T बोलो। F डेल्टा P इधर चला गया, इज इक्वल्स टू डेल्टा P, F डेल्टा P कैन बी रिटन एज I, I इज इक्वल्स टू डेल्टा P। इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ सवाल ऐसे भी बनते हैं। इस F डेल्टा P को आप ऐसे लिखते हो, I इज इक्वल्स टू F dt, इसलिए कुछ सवाल ऐसे ही बनते हैं कि आपको ग्राफ दिया हुआ है फोर्स वर्सेस टाइम का, इसका भाई एरिया अंडर कर्व आपको निकालने को कह दिया, पूछ लिया कि इंपल्स क्या हुआ, तो तुम सीधा कहोगे सर इसका एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व क्या देगा, इंपल्स ही तो देगा, तो सिंपली क्या करो सर, इसका एरिया निकाल लो। ठीक है, जिन्होंने इस टाइप के क्वेश्चंस किए उन्हें पता है आसान है, जिन्होंने नहीं किए पर एक बार कर लेना। ठीक है, पूछ लेना मेरे से। नेक्स्ट इज बच्चों न्यूटन्स थर्ड लॉ। देखो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, ये तो सबका फेवरेट है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। सर एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब कि सर F1 विल इक्वल्स टू F2, बस नेगेटिव होगा सर।
है ना। F1 F2 क्या है सर, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे इधर लगा रहे हो फोर्स F1, तो ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये तुम पे फोर्स लगाएगा F2, और ये F1 F2 क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। यहाँ मेरा डायग्राम थोड़ा गलत है। डायग्राम क्या गलत है, यहाँ अगर मैं एक बॉल दे दूं तो मेरा डायग्राम सही हो जाएगा। सर कैसे, मतलब तुम्हें ये ध्यान रखना है कि एक्शन एंड रिएक्शन का जो पेयर होगा ना, उसके लिए दो बॉडी तो मिनिमम चाहिए। सिंगल बॉडी में मत समझ लेना, सिंगल बॉडी में एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होगा, जब भी होगा तो एटलीस्ट दो बॉडी चाहिए। तो एटलीस्ट टू बॉडी, एटलीस्ट टू बॉडीज, तभी जाकर के आप कहोगे सर एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, या फिर कहो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसी के बेसिस पे आपका रॉकेट उड़ता है बच्चों, ठीक है, इसी के बेसिस पे आपका रॉकेट उड़ता है। रॉकेट क्या करता है, बहुत तेज फोर्स लगाएगा किस पे, अर्थ पे, और उतना ही तेज फोर्स अब कौन लगाने वाला होगा, अर्थ, तो रॉकेट शू, ठीक है। सर ये हम लोग भी करके देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। जंप, जंप का मेन प्रिंसिपल क्या है, जंप के लिए तुम लोग क्या करते हो, सीधा ऐसे ऊपर उड़ जाते हो, क्या करते हो, नीचे पहले तेज फोर्स लगाते हो तो तुम्हें अर्थ के ऊपर धक्का देता है, ठीक है। तो ये आपका न्यूटन का सेकंड लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट 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 क्या पढ़ोगे, कुछ फ्री बॉडी डायग्राम जो कि आपको ध्यान में रखना है। फ्री बॉडी डायग्राम FBD, बच्चों मैं डायरेक्ट इंपॉर्टेंट वाले फ्री बॉडी डायग्राम की बात करता हूँ। टेंशन वाला और वो वाला तो मैंने डिस्कस कर ही लिया है ना। चलो पहले एक मामूली वाला डिस्कस कर ही लेते हैं। अगर ये ग्राउंड रखा हुआ है, ग्राउंड है, ग्राउंड पे कोई M मास रखा हुआ है, तो बच्चों mg लगेगा, नॉर्मल लगेगा ऊपर, ठीक है। और यही M मास को हमने क्या किया, किसी थीटा इंक्लाइन प्लेन पे रख दिया, पहाड़ों पे रख दिया। सर यहाँ क्या होगा, mg लगेगा सर एज यूजुअल नीचे सीधा एकदम, लेकिन नॉर्मल आपने बताया था कि जो भी सरफेस ऑफ कांटेक्ट है उसके परपेंडिकुलर, तो सर परपेंडिकुलर तो ये लीजिए, ये रहा परपेंडिकुलर, ठीक है, ये बन गया डायग्राम। और ढंग से याद रखने के लिए मैंने बताया था कि बच्चों अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा आपका mg का cos थीटा, और दिस विल बी ऑफ कोर्स mg का, बस इतना याद रख लिया, हो गया काम, ठीक है। और भी फ्री बॉडी डायग्राम बताए थे मैंने, है ना, कौन कौन से, पुली के ही बताए थे। तुम्हें अगर कोई सा स्पेशल वाला डाउट है तो पूछ सकते हो यार, है ना। पुली का बता दो सर, ये लो पुली, ये M1 फोर्स है बेटा, ये M2 फोर्स है, और ये ऐसे लटका हुआ है ना। सिंपल सी बात क्या होगी सर, सर M1 को अर्थ खींच रहा होगा, M1G फोर्स है, M2 को फोर्स खींच रहा होगा सर M2G से। सर ये रस्सी से बंधा है, अभी आपने सिखाया रस्सी क्या करता है सर, खींचता है सर अपनी तरफ, तो ऊपर क्या लग रहा है बच्चों, इसमें टेंशन T, इसमें भी लग रहा होगा T। अब देखो रस्सी एक ही है क्या, अगर रस्सी है तो एक है तो दोनों T ही होगा, अगर रस्सी अलग अलग होता तो अलग अलग होता है, ठीक है, ठीक है सर। अगर इस पुली का मास है कुछ, पुली का मास है मान लो कुछ कैपिटल M, तो नीचे लग रहा होगा क्या, कैपिटल MG, नीचे क्या लग रहा होगा बच्चों, तो ये ऊपर टेंशन से ऊपर खींच रहा होगा, ये कुछ T डैश है, दिस T डैश विल इक्वल्स टू mg प्लस tt 2t, एंड दिस T विल इक्वल्स टू m1g m2g। ये कब का केस है, जब चीजें कहां है, एट इक्विलिब्रियम, सारी चीजें रुकी हुई हैं, नेट फोर्स क्या है, जीरो, एफ नेट क्या है बच्चों, जीरो, मतलब कोई भी चीज अपने जगह से नहीं हिल रही है तब। ये तुम्हें आता ही है, कॉन्सेप्ट क्लियर ही है इसके बेसिस पे, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किया था, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, ये सीखना है क्या, आता है, आता तो है सर। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, इक्वेशन लिखवा देता हूं मैं। अगर मान लो बच्चों तीन बॉडी है, ये पहला बॉडी, ये दूसरा बॉडी और ये तीसरा बॉडी, और मान लो F फोर्स के साथ खींच रहे हैं, ठीक है, इसका मास मान लो M1 है, इसका मास मान लो M2 है, इसका मास मान लो M3 है, ठीक है। तो तीन ऑब्जेक्ट हैं M1 M2 M3। देखो क्या होगा, जनरली इसमें तुम्हें नॉर्मल फोर्स निकालने को आता है कि सर इनके बीच में नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा होगा, ठीक है, ठीक है सर। तो F3 को बच्चों ये F फोर्स से खींचा जा रहा होगा, लेकिन M2 कह रहा होगा भाई कहां जा रहा है, इधर आ जा,
क्योंकि रस्सी की टेंडेंसी क्या है, अपनी तरफ खींचना। तो कहेगा सर रस्सी बोलेगा इधर आओ। तो M3 के लिए क्या होगा सर इक्वेशन, M3 के लिए होगा सर F तो बड़ा है माइनस T1 ले देते हैं, माइनस T1 है सर, बट फिर भी फोर्स चूंकि बड़ा है तो वो आगे खींच के लेके चला जाएगा। तो उस फोर्स को हम लोग क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, M3 इंटू ए। समझ गए। वही अगर मैं बात करूं M2 के लिए, M2 का क्या हो रहा है सर, अब चूंकि M3 जा रहा है तो रस्सी की टेंडेंसी है खींचने की, अब ये T1 इधर लग रहा होगा, अब ये T1 इधर लग रहा होगा, M3 कह रहा होगा आ जाओ मेरे साथ साथ, बट M2 को तो M1 मना कर रहा होगा, ये कह रहा होगा भाई पीछे आ। तो M2 के लिए इक्वेशन क्या बनेगी सर, T1 माइनस T2, T1 बड़ा है बच्चों क्योंकि सर आगे जा रहे हैं, है ना, तो T1 माइनस T2 विल इक्वल्स टू M2 है। वही सेम अगर बात करोगे M1 के लिए, तो M1 के लिए क्या होगा सर, M1 पे तो कोई नहीं है खींचने वाला, ये जो था सर T2 था और T2 इसको खींच के लेके चला जाएगा, तो T2 विल इक्वल्स टू M1 है। बस ये इक्वेशन लिखना आता है, आराम से चीजों को कर लोगे। समझ गए। सेम पुली वाले के लिए भी था, अगर एक पुली लटका हुआ है, मान लो इधर M1 है, इधर आपका M2 है, और बता दिया गया कि सर M2 इज ग्रेटर देन M1, तो क्या होगा सर चीजें, M2 को नीचे खींचा जा रहा होगा M2G से, और M1 को नीचे खींचा जा रहा होगा M1G से। टेंशन कोशिश कर रहा होगा कि नीचे ना जाए, इसका भी टेंशन कोशिश कर रहा होगा नीचे ना जाए। इक्वेशन बनाते हैं सर, है ना। इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा बच्चों, M2G इसको नीचे खींच रहा है तो M2G ज्यादा, टेंशन कह रहा है कि भाई नीचे मत जा, माइनस का D, बट फिर भी नीचे जा रहा है, यानी कि किसी ना किसी एक्सेलरेशन के साथ M2 इंटू ए। M1G के साथ क्या रहा होगा बच्चों, सर M1G कह रहा है भाई नीचे आ, लेकिन चूंकि ये नीचे आ रहा है तो ये कहां जाएगा, ऊपर, तो सर T ज्यादा है M1G कम है, और ये एक्सेलरेशन के साथ है तो M1 इंटू ए। तुमने एक चीज गौर किया, मैंने इसमें एक्सेलरेशन क्या लिखा है, सेम, मतलब कि जितने एक्सेलरेशन के साथ ये नीचे आएगा उतने एक्सेलरेशन के साथ ये ऊपर जाएगा। यहां भी मैंने देखो सब में एक्सेलरेशन सेम रखा है, मतलब ये कि सर इसका एक्सेलरेशन, इसका सबका एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। समझ गए बात को। तो आराम से कनेक्टेड बॉडीज के क्वेश्चंस कर लेना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हालांकि बहुत और भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल बन सकते हैं, लेकिन तुम्हारा सिलेबस का नहीं है, तुम इतना ही देखो। अगर तुम्हें मन है तो वो मैंने पढ़ा रखा है एडवांस का, ठीक है, आराम से ओपन करके देख सकते हो। चलो बच्चों, नेक्स्ट आपका आता है कॉनकरेंट फोर्स। क्या होता है कॉनकरेंट फोर्स, कॉनकरेंट फोर्स, सर व्हाट इज कॉनकरेंट फोर्स। बच्चों कॉनकरेंट फोर्स का मतलब है कि किसी एक पॉइंट से सारे फोर्सेस निकले हैं, उसे अपन क्या कहेंगे, कॉनकरेंट फोर्स। लाइक ये एक पॉइंट है, यहां से फोर्स निकला सर F1, यहां से निकला सर F2, और यहां से निकला मान लो F3। लेमिस थ्योरम को लगा करके हम लोग इसके बीच में एक रिलेशन भी लिख सकते हैं। लेमिस थ्योरम क्या है सर, वेक्टर वाले में पढ़ा होगा लेमिस थ्योरम। बच्चों अगर ये F1 है और ये एंगल है आपका अल्फा, ये वाला अगर F3, ये वाला आपका मान लो एंगल है बीटा, और ये वाला एंगल आपका मान लो गामा, तो रिलेशन क्या होता है, F1 अपॉन में साइन अल्फा। देखो बच्चों F1 में ले रहा हूं, लेकिन एंगल कौन सा ले रहा हूं, अल्फा। अल्फा कौन सा एंगल है, जो F2 F3 के बीच में बना है, ठीक है, विल इक्वल्स टू F2 अपॉन में साइन बीटा। F2 कौन सा है सर, ये वाला, लेकिन बीटा कौन सा है, जो F1 और F3 में बना है। मतलब सर आप जिस फोर्स को उठा रहे हो उसके अलावा वाला एंगल ले रहे हो, उसके अलावा जो एंगल बन रहा है उसको उठा रहे हो। सेम बच्चों F3 विल इक्वल्स टू साइन गामा। ये आपका लेमिस थ्योरम है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे क्या होगा सर, कुछ न्यूमेरिकल्स आसान हो जाएंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स जैसे ऐसे सवाल बनते हैं बच्चों, एक रस्सी यहां से बांधी, एक रस्सी यहां से बांधी, और यहां दोनों का गांठ बांधा, और यहां से कोई एम मास लटका दिए। इस टाइप के क्वेश्चंस तुम बड़े आराम से ऐसे कर सकते हो, ठीक है, हो जाते हैं, अच्छी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका स्प्रिंग फोर्स। नेक्स्ट है बच्चों स्प्रिंग फोर्स, यही समझा देते हैं।
स्प्रिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? ये एक स्प्रिंग है जो कि अपनी नेचुरल लेंथ एल पर है। अगर आप इसको ऐसा कंप्रेस करोगे, ठीक है, अगर आप इसको एक्स डिस्टेंस से कंप्रेस किया तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। ये क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, पुल करेगा कि भाई मुझे अपने पोजीशन पे रीबैक होना है, ठीक है। वही अगर इसको तुम कंप्रेस करोगे तो ये क्या करेगा? अगर तुमने इसको एक्स डिस्टेंस तक कंप्रेस कर दिया, ये फिर खुद को क्या करेगा? पुश करेगा कि मुझे तो अपनी पोजीशन पे रीबैक होना है। मतलब स्प्रिंग का क्या होता है सर? स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे रहना पसंद करता है। अगर कंप्रेस करोगे फिर भी ऐसे खींचेगा, अगर सॉरी ये तो एक्सटेंशन हो गया, और कंप्रेस किया फिर भी आपको धक्का देगा। समझ गए? अब ये जो फोर्स है ये डिपेंड करता है तुमने इसको कितना खींचा है। अगर ज्यादा खींचोगे ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा कंप्रेस करोगे ज्यादा फोर्स लगेगा, कम करोगे कम फोर्स लगेगा। लेकिन किधर लगेगा? जिधर भी खींचोगे उसके अपोजिट। तो मैं यहां बड़े आराम से एक बात लिख सकता हूं कि सर फोर्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स के, जितना एक्स उतना फोर्स। लेकिन सर नेगेटिव, नेगेटिव क्यों है बच्चों? अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां से आपके पास एक बहुत ही बेहतर फॉर्मूला आया सर, F इक्वल्स टू माइनस का के एक्स। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, दैट इज माइनस का के एक्स। के क्या है बच्चों? स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने तुम्हें बता दिया, के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का लेंथ जितना छोटा, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू उतनी कम होगी, ठीक है। जनरल नॉलेज दे दी तुम्हें, इसका ज्यादा और मतलब मत निकालो, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों तुम्हारा एनएलएम का लगभग पार्ट। देखो एनएलएम तो मेनली क्वेश्चन से मिलकर बना हुआ है। देख रहे हो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले मैंने लिख दिए और सब कह रहा हूँ क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, तो मेनली तो क्वेश्चन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज फ्रिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है सर? फ्रिक्शन वही है, ये तुम्हारा दोस्त भी है और तुम्हारा दुश्मन भी है, ठीक है। फ्रिक्शन इज अ फ्रेंड एंड डेविल बोथ, ठीक है। तो कहां से दोस्त है सर, कहां से क्या क्या चीजें हैं? तो अगर बच्चों ये तुम हो एम मास के एकदम कूद कूद के भाग रहे उधर, तो फ्रिक्शन तुम्हारा यहां बनेगा दुश्मन, कहेगा उधर किधर कूद रहा है, इधर है फोर्स। मान लो साइकिल चला रहे हो, बढ़िया एकदम साइकिल में पेडल खूब मारा और आप पेडल नहीं मार रहे हो, छोड़ दिए, तो तुम खुश रहोगे सर आप तो बस साइकिल जा रही है। लेकिन ये फ्रिक्शन जो तुम्हारा दुश्मन है वो क्या करेगा? धीरे 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 स्पीड को कम करेगा और तुम्हारी साइकिल को रोक देगा, फिर तुमको मेहनत करके पेडल को मारना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हारा दुश्मन भी है। दोस्त कहाँ है सर? है, बहुत जगह है। जैसे ट्रैकिंग करो, क्या करो? ट्रैकिंग करो। फ्रिक्शन नहीं रहता तो ट्रैकिंग तो नहीं कर पाते, खाई में गिर जाते। फ्रिक्शन की वजह से हम लोग रुके हुए हैं, ठीक है। ये जो सर्कुलर टर्न मारते हैं एकदम बढ़िया स्पीड में, अगर नहीं होता फ्रिक्शन, फ्लाइंग इन द प्लेन, ठीक है तो बच गए भाई। तो ये हो गया आपका फ्रिक्शन, दोस्त भी है और दुश्मन भी। फ्रिक्शन का बच्चों फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है, ठीक है। एन क्या है बच्चों? सर एन है नॉर्मल फोर्स। आपके ऊपर जितना तगड़ा नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन होगा। और नॉर्मल फोर्स कैसे होता है सर? सर जिससे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जितना अच्छा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उतना ज्यादा फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला आपका यहां से निकल के आता है म्यू इंटू एन। ये म्यू क्या है बच्चों? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसके ऊपर मैंने काफी सारे सवाल भी डिस्कस आपसे कर रखे हैं। आगे सर फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं? तो फ्रिक्शन बच्चों मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है सर? जब कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और अब चाहता है चलना, तो लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी चल रहा है तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन हुआ। अब स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम अमाउंट है, मैक्सिमम अमाउंट, जैसे मैं रुका हुआ हूं, अब मैं चलना चाहता हूं, तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो लगेगा मुझे रोकने के लिए, दैट मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ गए?
ठीक है, चीजें यहाँ तक क्लियर होगी। और भी मैंने डिटेल में बताया, नोट को देखोगे तो और समझ में आ जाएगा। इसके बाद मेनली आपका आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है सर, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताइए। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, बच्चों एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? तो कहोगे सर वो एंगल रिजल्टेंट एंगल है। बेसिकली एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? रिजल्टेंट एंगल है। अगर ये कोई m मास रखा हुआ है और नॉर्मल लग रहा है बच्चों ऊपर, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, ठीक है, तो क्या क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा सर? रिजल्टेंट होगा ऐसे। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, ये जो थीटा बना रहा होगा नॉर्मल के साथ, दैट एंगल थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो सर नॉर्मल और फ्रिक्शन से जो रिजल्टेंट निकला, वो रिजल्टेंट जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को कैसे निकालेंगे सर? बच्चों लगाओगे tan थीटा। tan थीटा क्या होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है? नॉर्मल। बेस क्या है? एफ फ्रिक्शन। सर n उल्टा हो गया कुछ? क्या उल्टा हो गया है? परपेंडिकुलर फ्रिक्शन है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये थीटा है तो सर इसके सामने वाला होगा ना परपेंडिकुलर। बिल्कुल सही बात। तो tan थीटा हो गया आपका f बाई एन। तो f क्या है बच्चों? म्यू एन अपॉन एन, एन से एन कट गया। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू, या ऐसे कर सकते हो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। अब इसी का दूसरा भाई है एंगल ऑफ रिपोज। कौन है? एंगल ऑफ रिपोज। देखो एंगल ऑफ रिपोज क्या है, यही बता दें, यही बता देते हैं, थोड़ा सही हो जाएगा। एंगल ऑफ रिपोज, बच्चों एंगल ऑफ रिपोज बेसिकली वो एंगल है जब तुम पहाड़ पे हो, ठीक है, जब तुम पहाड़ पे हो, ये एंगल ऑफ रिपोज है सर। मतलब कि वो एंगल है जहां तक तुम पहाड़ पे ठहर सकते हो। अगर मैंने इसको और बढ़ाया, अगर मैंने इसको और बढ़ाया तो तुम आ जाओगे नीचे, तुम आ जाओगे नीचे, ऐसे स्लिप कर जाओगे। तो एंगल ऑफ रिपोज वो मैक्सिमम एंगल है जहां पर तुम आराम से टिके रह सकते हो। ठीक है, तो वो सर कैसे निकालेंगे? आराम से निकालोगे सर। एफ फोर्स है, टिका हुआ है, फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? टिकाने के लिए तो सर इधर ही लगा दो। mg किधर लग रहा होगा? नीचे। नॉर्मल किधर लग रहा होगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां पे सर दो कंपोनेंट बनेगा, ये थीटा हो जाएगा mg का, और इधर वाला कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो यहां पे लिखोगे f इक्वल्स टू सर mg sin थीटा कम्स आउट f एंड mg cos थीटा विल इक्वल्स टू नॉर्मल। ठीक है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड दे दो, दे दिया डिवाइड। सर mg कट गया, sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा आ गया। tan थीटा आपका f बाई एन, f को आप लिख सकते हो म्यू बाई म्यू एन, तो n से n कट गया, tan थीटा की वैल्यू आ गई म्यू, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। दोनों चीजें तो सेम आ गई सर, दोनों चीजें क्या आ गई? सेम आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से याद रखो। ठीक है, चलो, तो ये आपका हो गया एंगल ऑफ रिपोज भी, एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी। एक और कॉन्सेप्ट आता है, इट इज इजी टू पुल ऑब्जेक्ट और पुश ऑब्जेक्ट। क्या इजी बच्चों? किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना या पुश करना? पुल करना, क्योंकि सर हमने निकाल लिया, लेकिन बेटा ये डिपेंड करता है। खैर हमारे केस में तो सर यही है, अगर ऑब्जेक्ट हमसे छोटा है तो यही है, कौन सा तुम कूली बनने वाले हो, हैं? अपने से बड़ा चीज उठा के लेके जा रहा है ना? हमें तो सर अपना लगेज उठा के लेके जाना है, और हमें पता है कि सर ऐसे पकड़ेंगे लगेज को, और लगेज को आराम से पुल करते हुए लेके चले जाएंगे। कभी अपने लगेज को ऐसे पुश करते तो नहीं गए हो? हाँ, नहीं गए हो ना? तुम गए हो बचपन में? हैं? अच्छा, मजे के लिए गए हो। मजे के लिए और काम कर सकते हो, उस ट्रॉली पे खुद बैठ जाओ और इसे धकेलते चलो। जब ऐसा दो पलटा मारेगा ना, और मजा आ जाएगा। ये हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये हो गया एंगल ऑफ रिपोज। आगे बढ़ो, आगे क्या है सर?
आगे क्या है बच्चों? अच्छा, ये प्रूव करने के लिए आ सकता है कि भाई क्या इजी है, पुल इजी है या पुश इजी है, उसमें तुम्हें पता है सर फ्रिक्शन आपका कम आएगा। अब आ जाते हैं मेन इस चैप्टर के उस पे, डेरिवेशन। सिंपल पेंडुलम बच्चों अभी नहीं करवा रहा हूं मैं, है ना, जो मेन डेरिवेशन है उसके ऊपर बात कर रहा हूं। करा दूं कॉनिकल पेंडुलम में से? तुम्हारे स्कूल में मेनली नहीं पूछा जाता है, पूछ भी लिए तो क्या दिक्कत है, बता तो सकते हैं। स्कूल में नहीं कराया ना, वही स्कूल में नहीं जनरली कराते हैं। स्कूल के हिसाब से हम देखें तो हमारा सीधा वो जो 3 डेरिवेशन है ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग ऑफ रोड, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स का भी है ना। चलो कॉन्सेप्ट बता देता हूं, चल देख ही लो। सर्कुलर मोशन, बच्चों अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, ऐसे मोशन कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। और सर्कुलर मोशन में बच्चों आपको एक बात पता होनी चाहिए, अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इसके ऊपर 2 तरह के फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है टेंजेंशियल फोर्स और एक लग रहा है सेंटर की तरफ, दैट इज रेडियल फोर्स, है ना। रेडियल एक्सेलरेशन है और एक कौन सा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो 2 तरफ के फोर्स लग रहे हैं, एक तो टेंजेंशियल भी लग रहा है और एक कौन सा लग रहा है बच्चों, रेडियल लग रहा है, ठीक है। मतलब सर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, उसका नाम हमने क्या दिया है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया टाइप का फोर्स नहीं है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, कोई ना कोई फोर्स होगा जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स को लेके आ रहा होगा, वो कोई नया फोर्स नहीं है, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल होगा। लाइक जैसे मान लो मैं अर्थ और उसकी बात करूं, ये मास ऑफ सन है, ये m है, तो बच्चों इन दोनों में क्या लग रहा होगा सर, ग्रेविटी की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पे कौन है जो कि इसको सर्कुलर पाथ घुमा रहा है, कहोगे सर ग्रेविटी। यहां कौन है जो सेंट्रीपिटल फोर्स लेके आएगा, कहोगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कोई ना कोई उसके पीछे बैठा होगा जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स लेके आया है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल में नहीं है कुछ, समझ गए। इसलिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह किसी में भी उसको यूज नहीं करते हैं। तो अगर आपको इसमें नेट एक्सेलरेशन लिखना है तो क्या लिखोगे सर, AT का स्क्वायर प्लस AR का स्क्वायर। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है 0, और इस केस में आपका नेट एक्सेलरेशन कितना होता है बच्चों, सर रेडियल एक्सेलरेशन के इक्वल, ठीक है। अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू आर। अल्फा क्या है बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, क्योंकि घूम रहा है ना, हाँ। और रेडियल वाले का क्या होता है सर, v स्क्वायर अपॉन आर, या फिर लिख सकते हो क्या, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखोगे, सेंट्रीपिटल बोलूं या रेडियल बोलूं, बात हुई है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज mv स्क्वायर बाय r बोलो, या m ओमेगा स्क्वायर r बोलो। दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कोई ना कोई होगा जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स को लेके आ रहा होगा। अब 3 डेरिवेशन है इस सर्कुलर मोशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो 3 कर लिए तो 5 नंबर तो कंफर्म है, ठीक है। अगर वो 3 कर लिए तो 5 नंबर कंफर्म। चलो वो 3 कराते हैं फटाफट से। तो सर्कुलर मोशन का सबसे पहला डेरिवेशन, सर्कुलर टर्न ऑन अ लेवल रोड। सर्कुलर टर्न ऑन अ लेवल रोड, एक लेवल रोड पे आप सर्कुलर टर्न ले रहे हो। लेवल रोड मतलब बिल्कुल ऐसा है, सीधा है, एकदम सीधा, जो हम लोग जनरली लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा सर सर्कुलर टर्न, यहां पे बढ़िया एकदम एक गाड़ी है सर, वो एक टर्न ले रही है, ठीक है। अब देखो बच्चों सर, यहां पे कौन है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स को लेके आया, कौन है, ग्रेविटी कहां से आ गई है, सीधा सीधा रहता है तो ग्रेविटी तुझे अपनी तरफ खींचते रहती है, चल रहा है अपने फ्री होके चल रहा है। कौन है सर, जब देखो ये है सर टायर, कौन है, फ्रिक्शन। सर टायर इधर लगा रहा होगा फ्रिक्शन, तो इस फ्रिक्शन के वजह से यहां पे क्या आया सर, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कहोगे सर दैट फ्रिक्शन विल इक्वल्स टू
दैट फ्रिक्शन विल इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शन का फॉर्मूला हो गया म्यू एन, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो गया mv स्क्वायर बाई आर। सो यहां से अच्छा एन को क्या लिख सकते हो, और सर नॉर्मल mg लगता है नीचे, नॉर्मल लगता है ऊपर, तो म्यू इंटू एम जी विल इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर, m से m कट गया, जो आपकी वेलोसिटी हो सकती है मैक्सिमम, मैक्सिमम वेलोसिटी जो हो सकती है दैट कैन बी म्यू आर जी। अगर इससे ज्यादा बढ़ाया बेटा तब क्या होगा, तब तुम्हारा फ्रिक्शन साथ नहीं निभा पाएगा, तुम्हें छोड़ देगा, और तुम्हें छोड़ देगा तो तुम नदिया के पार चले जाओगे। ठीक है, तो v क्या आ गया आपका अंडर रूट म्यू आर जी। दूसरा आपका कौन सा है सर, यही रोड को अपन क्या कर दे, बैंक कर दे, बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड, यही सबका डाउट रहता है सर। रोड ऐसा हो गया किसी थीटा एंगल पर है, ठीक है, और ये गाड़ी जो है ऐसे जो है टर्न ले रहा है ना, रोड ऐसे समझोगे, रोड ऐसे, रोड है ऐसा, ठीक है, हाईवे है बिल्कुल एकदम ऐसा, समझ गया ना, ऐसा ऐसा, ठीक है, मस्त बढ़िया हाईवे एकदम ऐसे से जा रहे हो, दिस इज बैंकिंग ऑफ रोड। अब बैंकिंग ऑफ रोड में सर कितना हम लोग रख सकते हैं, क्या फोर्स, फोर्स या स्पीड, स्पीड, जिससे हम लोग फिसले नहीं, स्किड ना करें। तो देखो मैक्सिमम कितना रख सकते हो, इसमें तो केस बनता है मिनिमम भी रखने का, लेकिन तुम्हें बस मैक्सिमम मैक्सिमम देखना है, तो बस देखो खत्म करो। मेरा सवाल ये कि कौन है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स लेकर के आया, इतना बता दो बस, कौन है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स लेकर के आया। ना ही ग्रेविटी होगी ना ही कुछ भी। देखो यार सर mg लग रहा होगा सीधा नीचे, बेटा बैंकिंग ऑफ रोड है ना, mg लग रहा होगा नीचे, नॉर्मल सर इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, और फ्रिक्शन कैसा लग रहा होगा, फ्रिक्शन सर सामने लग रहा होगा, बचाने की कोशिश कर रहा होगा ना। मैक्सिमम की बात है इसलिए फ्रिक्शन इधर लग रहा है, ठीक है, अगर मिनिमम होता तो फ्रिक्शन इधर लगता, ठीक है, मैक्सिमम की बात हो रही है तो फ्रिक्शन किधर लग रहा है, इधर। क्यों लग रहा है सर, क्योंकि फ्रिक्शन आपका दोस्त है बेटा, यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा, यहाँ ऐसे लग रहा है, तुम्हें पकड़ के रखना चाहता है। अगर इस ये फ्रिक्शन छूट गया, अगर तुम और भी ज्यादा स्पीड बढ़ाते हो और फ्रिक्शन ये वाला छूट गया तो तुम पीछे फेंका जाओगे, ठीक है, कहां चले जाओगे, पीछे चले जाओगे। तो ये फ्रिक्शन तुमको ऐसे रोक करके रखा हुआ है, ठीक है। अगर और ज्यादा स्पीड बढ़ा लिया फ्रिक्शन के औकात से बाहर, तो फिर तो तुम बस दुनिया से बाहर। तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है बच्चों, तो कौन है जो कि सर इसको सर्कुलर टर्न करवा रहा है, तो ये एंगल थीटा हो गया। तो ऊपर कौन सा कंपोनेंट सर, एन का कॉस थीटा, सामने कौन सा, सामने कहोगे सर एन का साइन थीटा, ठीक है। तो यहां पे आपके सामने इक्वेशन बना, कौन कौन सा, अच्छा mg का ही बना लो बच्चों, mg इधर ऐसे, ये थीटा तो ये भी थीटा, mg का cos थीटा, और सामने कौन सा, mg का mg नहीं दूं, फ्रिक्शन दे दूं, चलो फ्रिक्शन दे दूं, चलो वो चीजें कर लेते हैं, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, फ्रिक्शन से ही कर लेंगे। हाँ फ्रिक्शन से देखो, फ्रिक्शन के लिए कौन सा कंपोनेंट होगा बच्चों, थोड़ा टेढ़ा हो गया ये ना, हाँ ये ऐसे, ये ऐसे है ना, ये हो गया आपका n का साइन थीटा। अब यहां फ्रिक्शन के बनेंगे दो कंपोनेंट सर, एक ऐसे सीधे और एक ऐसे नीचे। अगर ये थीटा है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा सर, थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा, कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा, साइन थीटा। ये बन गया बढ़िया फ्री बॉडी डायग्राम, है ना। इसको एक काम करना, दोबारा बना लो ताकि तुम्हें कंफ्यूजन कम हो। सर ये एक पॉइंट हो गया, इस पॉइंट पे इधर की तरफ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं सर, एफ का कॉस थीटा एन साइन थीटा, तो एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा। ऊपर कौन लग रहा है बच्चों, एन कॉस थीटा, नीचे कौन कौन लग रहा है बच्चों,
एम जी प्लस, सबको इक्वल रख दो, ठीक है। तो इक्वल जैसे ही रखोगे तो एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा इज द रीजन जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लेके आया। तो दिस विल बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है। और यहां 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 देखो, यहां देखो सर, यहां क्या है सर, यहां है एन का कॉस थीटा विल इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ का साइन थीटा। अच्छा ठीक है, एन का कॉस थीटा प्लस विल इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ का साइन थीटा। बच्चों फ्रिक्शन कैन बी रिटन एज म्यू एन, ठीक है। इस इक्वेशन को चलो मैं बाद में लिखूंगा, पहले इसी ढंग से लिख लेते हैं। सर एन का कॉस थीटा विल इक्वल्स टू एम जी प्लस म्यू एन साइन थीटा। ऐसे ही करवाया ना तुम लोग को, तो परेशान क्यों हो रहे हो फिर। तो सर ये क्या हो गया सर, एन का कॉस थीटा माइनस का म्यू एन साइन थीटा विल इक्वल्स टू एम जी, ठीक है। कॉमन निकाल ले यहां से, एन को हमने ले लिया कॉमन, अंदर क्या बच गया, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा विल इक्वल्स टू एम जी। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, यही डेरिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन 1। अब दूसरा इक्वेशन बनाओ सर, एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा। नाउ एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा, सर इसी के वजह से तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया, सो एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अब इस एफ कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, इधर बता रहा हूं। इस एफ कॉस थीटा को लिखेंगे सर म्यू एन कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा विल इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। यहां से आप लोग एन कॉमन लोगे, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा विल इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ये हो गया बच्चों इक्वेशन 2, ठीक है। ढंग से ध्यान दो, फिर दोबारा पूछेगा। ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। एन से एन दोनों को डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। दोनों क्या करो, डिवाइड दे दो। अब अगले पेज में करो, चलो बताओ बच्चों इक्वेशन बोलो क्या क्या लिखवाया मैंने। सर एक लिखवाया आपने एन में म्यू का एन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा विल इक्वल्स टू एम जी, और डिवाइड कर रहा हूं कौन सी इक्वेशन, एन साइन थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। एन से एन गया, एम से एम गया, क्या हो गया सर, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा अपान में साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा विल इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई, उल्टा हो गया, कुछ उल्टा हो गया ना बच्चों। आइए काम करो, पलट देंगे इसको, या क्या हो गया, ये आर जी अपॉन वी स्क्वायर आ गया ना आपका। एक काम करो ना, पलट दो इक्वेशन को ना, पलट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मैं पहले पलट आगे पलट कर सकता था। तो क्या 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 है यहाँ पे सर, एन का पहले वी स्क्वायर आर जी वाला बोलो, एन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये है आपका एम वी स्क्वायर बाय आर। और इसके डिवाइड में आपका कौन सा आया, एन का कॉस थीटा माइनस, हाँ अभी ठीक है, दिस विल इक्वल्स टू एम जी। बच्चों यहां से एम से एम कैंसिल, एन से एन कैंसिल। अब पूरी इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूं, कॉस से डिवाइड दे रहा हूं, ठीक है। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई सर कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विल इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में आर जी। साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा प्लस कॉस एस चला गया, म्यू यहां भी कट गया, 1 माइनस म्यू tan थीटा विल इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में
आर जी। तो यहां से आपके पास v कितना निकल के आया सर, अंडर रूट आर जी म्यू प्लस या tan थीटा प्लस म्यू अपॉन में 1 माइनस म्यू tan थीटा। समझ आ गया? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? दिस इज बैंकिंग ऑफ रोड। क्लियर? ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ पॉइंट अगर इसमें अभी नहीं आया समझ में तो पूछ सकते हो। ठीक है? इसके बाद आपका आता है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। सबसे आसान है, सबसे आसान है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। यही 3 डेरिवेशन है बेटा, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। क्या है सर यहां पे? ये एक बालक है सर, साइकिल चलाता है। ठीक है, ये बालक है सर जो कि साइकिल चला रहा है। तो एकदम खतरनाक बालक है। क्या करता है ये बालक? जैसे सर्कुलर टर्न आता है ना, स्पीड कम नहीं करता, ये ऐसे घुमाने की कोशिश करता है बिना स्पीड कम किए हुए। ठीक है, हाँ वैसा ही काम। तो फिजिक्स ने इसे बताया बेटा कितना एंगल तक मोड़ सकते हो। ठीक है, फिजिक्स क्या बता रहा है बेटा, कितना एंगल तक मोड़ सकते हो। अगर उससे ज्यादा मोड़ेगा तब तो निपट जाओगे है ना, रोड पे ऐसा। हाँ, तो कितना तुम थीटा जो है कर सकते हो ये बता दो। तो सर क्या होगा? नॉर्मल लग रहा होगा बच्चों, कैसे? नहीं बताना चाहते हैं? डायगोनली। कौन सा डायगोनली? सर जो कांटेक्ट होता है उधर से mg की तरह लग रहा होगा। ये वाला एंगल कौन सा? थीटा। ऊपर कौन सा कंपोनेंट? सामने वाला कौन सा कंपोनेंट? हो गया। अब क्या कहोगे? कौन है जो कि इसे सर्कुलर मोशन करवा रहा है? कौन है जो कि सर्कुलर मोशन करवा रहा है? सर n साइन थीटा ही तो लेके आ रहा है mv स्क्वायर बाई आर। और आपको एक और पता है सर, n का cos थीटा वो है mg के इक्वल। n से n कट गया, साइन थीटा बाई cos थीटा tan थीटा। m से m कट गया, दिस विल इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन में आर जी। तो थीटा कितना हो सकता है बच्चों? tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन में आर जी। ये हो गए आपके तीनों डेरिवेशन कंप्लीट। ठीक है, तो मैंने अपने हाथ तक में तो करा दिया तुम्हें एकदम 11 पेज। ठीक है, ये 3 डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खास करके तो बैंकिंग ऑफ रोड, तुम्हें दिख भी रहा होगा। ठीक है, इतना कर लोगे तो स्कूल के लिए काफी है, बोर्ड के लिए हाँ उसके लिए बोर्ड के लिए काफी है, जेई मेंस के लिए, नीट के लिए काफी नहीं है बच्चों। ठीक है, हाँ ठीक।